इस औरत ने क्लेम किया कि ये 3000 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट के दौर में पैदा हो चुकी है। उस दौर में ये एक प्रीस्टेस थी और अब ये री इनकारनेट हुई है। री इनकारनेशन मतलब एक पुरानी रूह होती है जो दोबारा से पैदा होती है। इसने इजिप्ट में ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की हैं जिसके बारे में पहले किसी को पता भी नहीं था। वैसे पर्सनली मैं इस तरह के री इनकारनेशन केसेस को मानता नहीं हूँ, लेकिन इस औरत के केस में इसकी पूरी लाइफ में जो शॉकिंग इवेंट्स हुए हैं उसको देख के तो लगता है कि शायद वाकई ये एंशिएंट इजिप्ट के दौर से ही है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ने इस केस को देखा था और उन्होंने 10 साल लगा दिए थे ये प्रूफ करने के लिए कि ये औरत झूठ बोल रही है, लेकिन वो इसको गलत साबित कर ही नहीं सके थे। इसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो इसके पास नहीं होनी चाहिए थी, जो आप लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि शायद वाकई ये औरत री इनकारनेट हुई हो। बेशक आप लोग री इनकारनेशन में बिलीव ना करते हो और शायद आपको ये भी लगे कि ये एक फर्जी कहानी है। एक बार स्टोरी सुन लो फिर ये सोचना कि इसके पास ये इन्फॉर्मेशन आई कैसे, जिसकी वजह से इजिप्ट में इतनी सारी डिस्कवरीज हुई हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका नाम था डॉर्थी ईडी। ये 1904 में लंदन की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होती है। ये अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची थी। जब ये 3 साल की थी तो ये अपने घर की सीढ़ियों से गिरी थी और बेहोश हो गई थी। पेरेंट्स डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर चेक करके बोलता है कि ये तो मर गई है। इस इंसिडेंट के सिर्फ 1 घंटे बाद जब डॉर्थी के पेरेंट्स इधर उधर होते हैं, डॉर्थी खड़ी होती है, अपने रूम में चली जाती है और खेलना शुरू कर देती है। पेरेंट्स और डॉक्टर रूम में आते हैं। वो लोग शॉक हो जाते हैं इसको जिंदा देखकर, बल्कि पेरेंट्स तो गुस्सा करते हैं डॉक्टर पे कि भाई तू किस किस्म का डॉक्टर है, जिंदा बच्ची को डेड डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर कसम खाता कि वाकई ये उस टाइम मरी हुई थी। इस इंसिडेंट के कुछ अरसे बाद ही डॉर्थी के बोलने का अंदाज अजीब हो जाता है, मतलब उसका एक्सेंट चेंज हो जाता है। डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट ये बोलते हैं कि डॉर्थी फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम से सफर कर रही है और ये बड़ा कॉमन होता है उन लोगों में जिनको बहुत बुरी हेड इंजरी हुई हो। इसके अलावा डॉर्थी अपने पेरेंट्स को एक ख्वाब के बारे में बता रही थी जो बार बार इसको नजर आता था। वो बड़े बड़े पिलर वाली बिल्डिंग के बारे में बताती है और साथ ही वो एक खूबसूरत से गार्डन में होती है। उसको वो गार्डन बहुत ज्यादा पसंद होता है। उसके फूलों के बारे में बताती है और बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर है। डॉर्थी सिर्फ 4 साल की बच्ची होती है और वो इस जगह को अच्छे से एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रही थी और ना ही उसको ये पता था कि ये जगह है किधर। बस वो इस गार्डन के पीछे पागल थी जो ख्वाब में उसको बार बार नजर आ रहा था और वो हर वक्त इस गार्डन के बारे में बातें करती रहती थी। डॉर्थी के पेरेंट्स ये नोट करते हैं कि डॉर्थी हर वक्त रोती रहती है कि उसको अपने ख्वाब वाली जगह पर जाना है। अब तो डॉर्थी उसे अपना घर कहने लग गई थी। डॉर्थी की माँ उसको बोलती है कि डॉर्थी तुम घर ही हो। डॉर्थी बोलती है कि नहीं ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो उस गार्डन में है बिल्डिंग के पास। अब होता ही है कि डॉर्थी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पेरेंट्स उसको ब्रिटिश म्यूजियम ले जाते हैं जिधर बड़े बड़े एंशिएंट इजिप्ट के एग्जीबिशन सेट लगे हुए थे। जब वो इस म्यूजियम के अंदर जाते हैं और डॉर्थी देखती है कि उधर फेरोज के स्टैचूज पड़े हैं, पिरामिड्स की पिक्चर लगी हुई है, वो भागकर इस एग्जीबिशन में जाती है और अलग अलग फेरोज के स्टैचूज और फिंक्स के पांव चूमने लग जाती है और वो चीख चीख कर बोलती है कि मैं अपने घर आ गई हूँ, ये सब मेरे ही लोग हैं। पूरे म्यूजियम में इसने शोर मचा दिया था और वो इधर से वापस जाने को तैयार ही नहीं थी। डॉर्थी के पेरेंट्स उसको चुप करवा रहे थे। वो बड़ा एम्बेरस थे क्योंकि सब लोग देख रहे थे कि पता नहीं इनकी बच्ची के साथ क्या हुआ है। डॉर्थी फिर अपने पेरेंट्स के साथ वापस चली तो जाती है, लेकिन इसके बाद उसको ये पता चल जाता है कि वो जगह जो इसको ख्वाब में नजर आती थी वो एंशिएंट इजिप्ट था। तो वो एंशिएंट इजिप्ट के साथ पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो जाती है। जब डॉर्थी 6 साल की होती है और उसको पढ़ना लिखना आ जाता है इंग्लिश में, तो वो इजिप्शियन हायरोग्राफिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। वो बताती है कि उसको पता तो है कि ये क्या है, लेकिन वो भूल गई है कि इसको पढ़ना कैसे है। 7 साल की उम्र में डॉर्थी एक टेक्स्ट बुक को देख रही होती है तो उसके सामने टेम्पल ऑफ सेटी द फर्स्ट की पिक्चर आ जाती है जो अबेडोस इजिप्ट में है। जैसे ही वो इस पिक्चर को देखती है तो वो बोलती है यही तो मेरा घर है और मैं इधर से ही हूँ। फिर वो टेम्पल के इस टूटे हुए एरिया को पॉइंट करके कहती है कि यहाँ पर तो गार्डन था, तो सारे दरख्त किधर गए और ये इस तरह क्यों दिख रहा है। डॉर्थी को ये समझ नहीं आ रही थी कि ये सब हजारों साल पुरानी बात है। उसी टेक्स्ट बुक में एक फेरो सेटी द फर्स्ट की भी पिक्चर थी जिसके नाम पे इस टेम्पल का नाम रखा गया था। जब डॉर्थी इस वेल प्रिजर्व्ड मम्मी को देखती है तो वो बहुत ही जोश में आ जाती है और कहती है कि मैं इस इंसान को अच्छी तरह से जानती हूँ। 10 साल की उम्र में दुनिया में माने हुए इजिप्टोलॉजिस्ट E.A. वॉलेस बज को डॉर्थी के बारे में पता चल जाता है। वो डॉर्थी को ऑफर करते हैं कि वो उसे इजिप्शियन हायरोग्राफिक्स को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। डॉर्थी इनको फौरन सीख जाती है। जब डॉर्थी 14 साल की होती है तो उसको वो गार्डन वाला ख्वाब तो आता ही था, साथ ही उसको डरावने ख्वाब भी आने लग गए थे कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में किसी तहखाने के अंदर है और उससे हायर प्रीस्ट सवाल कर रहे हैं। जब ये उनके सवाल का जवाब देने से इनकार करती है तो वो इसको मारते हैं। 27 साल की उम्र में डॉर्थी एक इजिप्शियन बंदे से मिलती है और इसको उससे प्यार हो जाता है। वैसे आई एम श्योर डॉर्थी के दिमाग में ये बात जरूर होगी कि अगर वो इस बंदे से शादी कर लेती है तो उसको इजिप्शियन रेजिडेंसी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि जैसे ही इनकी शादी होती है ये लोग
इजिप्ट मूव कर जाते हैं, जिधर उसको रेजिडेंसी मिल सकती थी। जैसे ही डॉर्थी इजिप्ट में लैंड करती है तो वो पहला काम ही ये करती है कि जमीन को चूमती है और रो रो कर बोलती है कि मैं घर आ गई हूँ। डॉर्थी और उसके हस्बैंड का एक बच्चा होता है, उसका नाम वो रखती है सेटी, जैसा कि उस फेरो का नाम था सेटी द फर्स्ट। जब डॉर्थी इजिप्ट में होती है तो वो बताती है कि उसको रात को एक एंटिटी विजिट करती है जो था होरा। ये फैल्कन की तरह दिखने वाला इजिप्शियन डीएटी था। डॉर्थी बताती है कि ये फेरो सेटी द फर्स्ट की रूह थी। अपने पहले साल इजिप्ट में डॉर्थी रात के टाइम हिप्नोटाइज स्टेट में चली जाती है। वो सो रही होती है, एकदम से उठती है और इजिप्शियन हायरोग्राफिक में तेज तेज लिखना शुरू कर देती है आधी रात को। उसका हस्बैंड उठता था और उसको देखता था इस हालत में, लेकिन वो इससे बात नहीं कर पाता था क्योंकि डॉर्थी बोलती है कि उस टाइम होरा उसे बातें बता रहा होता था और वो उन बातों को नोट कर रही होती थी। असल में होरा उसे ये बता रहा होता था कि पहले वो कौन हुआ करती थी। होरा के मुताबिक ये एक लड़की थी जिसका नाम था बेंट्रेशेट और ये 3000 साल पहले फेरो सेटी द फर्स्ट के टाइम पीरियड में जिंदा थी। ये टेम्पल ऑफ सेटी में रहती थी, गार्डन के पास। एक साल तक डॉर्थी ये नोट करती रहती है इजिप्शियन हायरोग्राफिक में और ये 70 पेजेस लिख लेती है जो इसके पहले की लाइफ स्टोरी थी और वो ये है। डॉर्थी के तौर पर पैदा होने से पहले ये एक इजिप्शियन औरत थी जिसका नाम था बेंट्रेशेट। इसके फादर सोल्जर थे और इसकी माँ फल बेचा करती थी जो मर गई थी जब ये 3 साल की थी। इसके फादर इसकी देखभाल नहीं कर सकते थे तो वो इसको टेम्पल ऑफ कोमल सुल्तान में लगवा देते हैं जिधर ये बड़ी होती है और बाद में ये एक प्रीस्टेस बन जाती है। 12 साल की उम्र में बेंट्रेशेट को 2 चॉइसेस मिलती हैं कि वो कहीं भी जा सकती है दुनिया में अपनी मर्जी से आजाद होकर। दूसरी चॉइस थी या फिर वो इस टेम्पल में ही रहे। ये टेम्पल में ही रहने का फैसला करती है। इसके कुछ साल बाद ये फेरो सेटी द फर्स्ट से मिलती है। इसको उससे प्यार हो जाता है। बेंट्रेशेट प्रेग्नेंट हो जाती है। जब इसकी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो हायर प्रीस्ट इससे सवाल करते हैं। वो इसको मारते हैं जब ये जवाब नहीं देती। यही सेम सीन डॉर्थी बचपन में अपने डरावने ख्वाब में देखती थी। फेरो सेटी का नाम पब्लिक में ना आ जाए और उसकी बदनामी ना हो, इस वजह से बेंट्रेशेट अपनी जान ले लेती है। डॉर्थी का हस्बैंड तंग आ जाता है उसको बार बार इस हालत में देखते हुए कि वो रातों को जागती है, हिप्नोटाइज कंडीशन में हो जाती है, इजिप्शियन हायरोग्राफिक्स में लिखना शुरू कर देती है। इस सब से वो थक गया था और वो इसको डिवोर्स दे देता है। इसके बाद डॉर्थी अपने बच्चे के साथ दूसरे सिटी में शिफ्ट हो जाती है गीजा पिरामिड्स के साथ। अब क्योंकि इसके बच्चे का नाम इसने सेटी रखा था तो लोग उसको ओम सेटी बुलाने लग गए थे जिसका मतलब था सेटी की माँ। इस टाइम पीरियड में डॉर्थी इजिप्ट डिपार्टमेंट ऑफ एंटिक्विटी में जॉब करना शुरू कर देती है और इसका बहुत ही सक्सेसफुल करियर होता है इजिप्टोलॉजी में। तकरीबन 20 साल तक ये टेम्पल ऑफ सेटी द फर्स्ट को रिसर्च करती है और उसकी एक एक चीज पर गौर करती है। सिर्फ टेम्पल को नहीं बल्कि उन लोगों को भी जो वहाँ पर रहते थे, क्योंकि इसके मुताबिक ये भी वहीं रहती थी। 1952 में ओम सेटी जब अपनी 50s में होती है तो उसकी जॉब एबडस में ही लग जाती है। तो फाइनली वो अपना कदम टेम्पल ऑफ सेटी में रखती है। वो बोलती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहीं रहती हूँ। टेम्पल के एक रूम में वो अपना ऑफिस बना लेती है और सारा टाइम वहीं पर स्पेंड करती है। उसने अंदर एक कोबरा को अपना दोस्त बना लिया था और उसको वो हर रोज खाना देती थी। वैसे तो ओम सेटी की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है इजिप्टोलॉजी में, लेकिन वो चीजें जिनकी वजह से ये हाईलाइट हुई थी वो थी जैसे ये टेम्पल ऑफ सेटी में एंटर होती है तो वो उस गार्डन की लोकेशन बताती है कि गार्डन यहाँ पर था, क्योंकि बचपन से तो वो उस गार्डन का ख्वाब देख रही होती है। तो वो बोलती है कि इधर खुदाई करो, यहाँ पर गार्डन मिलेगा। तो वो खुदाई करते हैं तो वाकई वहाँ पर गार्डन था। इसके साथ ही वो ये भी बताती है कि कौन सा दरख्त किधर था, मतलब पूरे गार्डन का लेआउट बताती है और इसकी सारी बातें कंफर्म हो जाती हैं। फिर ओम सेटी बोलती है कि टेम्पल की नॉर्थ साइड पर खुदाई करो, वहाँ पर एक सीक्रेट टनल मिलेगी। वो लोग खुदाई करते हैं तो उधर वाकई सीक्रेट टनल मिल जाती है। किसी को भी इस टनल के बारे में पता चल ही नहीं सकता था और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ओम सेटी को इसके बारे में बगैर किसी एक्सटर्नल नॉलेज के पता हो। इसके अलावा ओम सेटी ने रिसर्चर्स को बोला था कि वो सर्च करें एक स्पेसिफिक एरिया में जिसका नाम था वैली ऑफ द किंग्स। वहाँ पर एक फॉरगॉटन टॉम है। जब रिसर्चर्स उस एरिया में देखते हैं तो वहाँ पर एक टॉम मिल जाता है जो पहले डिस्कवर ही नहीं हुआ था। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ओम सेटी को इतना सब कैसे पता चला इजिप्शियन कल्चर के बारे में, जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद वाकई ये रीइंकार्नेट हुई हो। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इसके बारे में क्या लगता है कि ओम सेटी वाकई रीइंकार्नेट हुई है। और वो जो वैली ऑफ द किंग्स में लॉस्ट टॉम डिस्कवर हुआ था वो था फेरो टूटनखामुन का। ये इंसान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग थी। बाकी सारे टॉम हिस्ट्री से लेकर आज तक खुले हुए थे और उनमें चोरियां भी बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन इजिप्शियन के दौर से लेकर अब तक ये टॉम छुपा हुआ था और 3245 साल बाद ये टॉम पहली बार खुलने लगा है। इस टॉम में जो जो चीजें निकली थी उसके बारे में मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस लॉस्ट टॉम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।